आपने न्यूज में सुना होगा कि रशिया अपने पड़ोसी देश बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय करने वाला है। इसके पीछे क्या कारण है, ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स क्या होते हैं और नेटो ने रशिया की इस मूव पर क्या प्रतिक्रिया दी है, इस वीडियो में हम इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे। यहाँ आप मैप में देख सकते हैं कि बेलारूस रशिया की नेबरिंग कंट्री है। ये देश ईस्ट में रशिया के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। बेलारूस रशिया का एक क्लोज एलाय और एक महत्वपूर्ण इकोनॉमिक पार्टनर है। इसी देश में रशिया अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स रखना चाहता है। एक तरीके से रशिया की कंबाइंड वेस्ट को ये एक वार्निंग है कि अगर तुम लोग यूक्रेन को मिलिट्री सपोर्ट देते जाओगे तो हम भी पीछे नहीं हटने वाले। रशिया यूक्रेन वॉर 1 साल से भी ज्यादा लंबे समय से चल रहा है और ये पहली बार नहीं है कि हमें रशिया की तरफ से न्यूक्लियर थ्रेट्स देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ये पहली बार है कि रशिया ने न्यूक्लियर वेपन्स को अपनी टेरिटरी से बाहर रखने की बात की है। जाहिर है नेटो ने इस मूव को क्रिटिसाइज करते हुए इसे डेंजरस और इररिस्पॉन्सिबल कहा है और इसे न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का वायलेशन बताया है। आपने वेरियस आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट्स के बारे में सुना होगा, जैसे कि स्टार्ट ट्रीटी, INF ट्रीटी। इनका उद्देश्य होता है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को कम किया जाए और धीरे धीरे एलिमिनेट किया जाए। हाल ही में रशिया ने न्यू स्टार्ट ट्रीटी में अपने पार्टिसिपेशन को सस्पेंड कर दिया था। जिस तरह का एस्केलेशन हम देख रहे हैं, इसकी संभावना कम ही लग रही है कि वर्ल्ड लीडर्स आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट्स को सीरियसली लेंगे। रशिया और बेलारूस की अगर हम बात करें तो इन दोनों देशों की हिस्टोरिकली एक क्लोज रिलेशनशिप रही है। ये दोनों ही देश सोवियत यूनियन का हिस्सा थे और दोनों देशों के बीच शेयर्ड कल्चरल और लिंग्विस्टिक टाइज हैं। हम जानते हैं कि 1991 में सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया था। इसके पीछे कई पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स थे। ये 15 इंडिपेंडेंट स्टेट्स में टूट गया था। सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद बनी इन 15 इंडिपेंडेंट स्टेट्स में से 4 में न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉयड थे: रशिया, यूक्रेन, बेलारूस और कजाकिस्तान। रशियन फेडरेशन इन 15 स्टेट्स में से सबसे बड़ा था और इसे ही सोवियत यूनियन के सक्सेसर के रूप में माना गया। 1992 में इन चारों इंडिपेंडेंट स्टेट्स ने निर्णय लिया कि सभी न्यूक्लियर वॉरहेड्स को ट्रांसफर करके रशिया में रख दिया जाएगा और ये प्रक्रिया 1996 में जाकर पूरी हुई थी। इस तरह से सारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स को बाकी स्टेट से मूव करके रशिया में लाया गया था। अब बेलारूस ने डायरेक्टली तो वॉर को ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन रशिया मदद कर रहा है बेलारूस के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स को मॉडर्नाइज करने के लिए, जिससे वो कैपेबल हो जाएं न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कैरी करने के लिए। कुछ समय पहले रशिया ने बेलारूस को इस्कैंडर शॉर्ट रेंज मिसाइल्स प्रोवाइड करी थी। ये न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कैरी कर सकती हैं। हम जानते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए यूरेनियम को एनरिच करना पड़ता है। इसी एनरिचमेंट प्रोसेस का बाय प्रोडक्ट होता है डिप्लीटेड यूरेनियम। तो अभी यूके ने यह प्रॉमिस किया है कि वो यूक्रेन को डिप्लीटेड यूरेनियम राउंड्स प्रोवाइड करेगा। यूएस ने कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत टैंक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए इन राउंड्स को डेवलप किया था। रिपोर्ट्स के अनुसार यूएस और यूके ने इराक और गल्फ वॉर्स में इसी तरीके के डिप्लीटेड यूरेनियम का इस्तेमाल किया था। ये वेपन्स टॉक्सिक होते हैं और इनके लॉन्ग टर्म हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ये लेड के कंपैरिजन में डेंस होते हैं और इनका इस्तेमाल किया जाता है ऐसे वेपन्स बनाने के लिए जिनसे टैंक शेल्स को पेनिट्रेट किया जा सके। यूक्रेन चाह रहा है कि रशियन टैंक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूके उन्हें ये एम्यूनिशन सप्लाई करे। तो जैसे यूके ने प्रॉमिस किया कि हम यूक्रेन को आर्मर पियर्सिंग राउंड्स देंगे जिसमें डिप्लीटेड यूरेनियम है, तो इस पर रशिया ने रिस्पॉन्ड किया कि अब जब वेस्ट ने ऐसे वेपन्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है जिसके अंदर न्यूक्लियर कॉम्पोनेंट है, तो हम भी पीछे क्यों रहें। यही वजह है कि रशिया अपने पड़ोसी देश बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय करने वाला है। साथ ही रशिया का कहना है कि उसके पास भी डिप्लीटेड यूरेनियम राउंड्स काफ़ी मात्रा में उपलब्ध हैं, लेकिन रशिया इसका इस्तेमाल नहीं करता है क्योंकि ये अपने पीछे रेडियोएक्टिव ट्रेस छोड़ते हैं और एग्रीकल्चरल लैंड को कंटेमिनेट कर देते हैं। आम जनता पर भी न्यूक्लियर रेडिएशन से एक्सपोज होने का खतरा रहता है क्योंकि यूरेनियम भले ही डिप्लीटेड हो, लेकिन वो कम मात्रा में रेडिएशन तो एमिट करता ही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी डिप्लीटेड यूरेनियम कंटेमिनेशन के बारे में आगाह किया है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बेलारूस 3 नेटो मेंबर्स के साथ अपनी बॉर्डर्स को शेयर करता है: लाटविया, लिथुएनिया और पोलैंड। और इसीलिए बेलारूस लंबे समय से मांग कर रहा है कि हमें न्यूक्लियर वेपन्स दिए जाएं ताकि हम नेटो को काउंटर कर सकें। रशिया और बेलारूस की क्लोज मिलिट्री रिलेशनशिप है। दोनों देशों ने मिलिट्री ट्रेनिंग को स्टेप अप कर दिया है। रशिया यूक्रेन में ट्रूप्स भेजने के लिए बेलारूस की टेरिटरी को इस्तेमाल करता है। क्या वेपन्स मूव करने से रशिया को कोई विशेष फायदा होगा? देखिए, ऐसा माना जाता है कि रशिया के पास लगभग 6000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और ये क्षमता है कि विश्व के किसी भी कोने में अटैक कर सकें। रशिया के पास ऑलरेडी लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि पड़ोसी देश में वेपन्स को मूव करके कोई खास रेंज बढ़ जाएगी। ये मूव तो बस वेस्ट को डिस्करेज करने के लिए है कि यूक्रेन को सपोर्ट करके रशिया को प्रोवोक करना अब बंद कर दो। फिर भी ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है
क्योंकि अभी तक रशिया ने अपनी बॉर्डर्स के बाहर न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय नहीं किया था। एक्सपर्ट्स इसे रीजनल सिक्योरिटी के ऊपर एक थ्रेट के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि थोड़ी भी मिस कैलकुलेशन और मिस इंटरप्रिटेशन न्यूक्लियर जंग की स्थिति उत्पन्न कर सकती है। अब टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में भी थोड़ा समझ लीजिए। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स छोटे होते हैं और कम पावरफुल होते हैं एज कम्पेयर टू स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स। स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स को हम शहरों को या कह लीजिए बड़े टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को हम बैटलफील्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं छोटे मिलिट्री टारगेट्स के लिए, जैसे कि ट्रूप्स हो गए, व्हीकल्स हो गए या स्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और हाँ, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स भी कई फॉर्म्स में आते हैं, जैसे मिसाइल्स के फॉर्म में हो सकते हैं, बॉम्ब्स के फॉर्म में हो सकते हैं, इवन आर्टिलरी शेल्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का सबसे बड़ा फायदा ये है, एक रैपिड और इफेक्टिव रिस्पॉन्स देने की क्षमता कई गुना बढ़ा सकते हैं। हालांकि अभी तक तो इनका इस्तेमाल कभी भी नहीं किया गया है, लेकिन बैटलफील्ड में बढ़त हासिल करने के लिए टैक्टिकल वेपन्स का उपयोग किया जा सकता है। इनके मेजर डिसएडवांटेज की बात करें तो इनके कारण काफ़ी ह्यूमैनिटेरियन और एनवायरमेंटल डैमेज हो सकता है, और ये भी संभावना है कि सिचुएशन एस्केलेट होकर एक लार्ज स्केल स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वॉरफेयर में बदल जाए। इन्हीं टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को बेलारूस में स्टेशन करने के लिए स्टोरेज फैसिलिटीज़ का कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से चल रहा है। यूएस गवर्नमेंट की माने तो रशिया के पास लगभग 2000 टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं। रशिया और कंबाइंड वेस्ट के बीच टेंशन्स बढ़ती जा रही हैं और वॉर खिंचता चला जा रहा है। एक इंटरव्यू में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि जब यूएस कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। यूएस ने भी तो यूरोप में 5 नेटो मेंबर देशों में अपने न्यूक्लियर वेपन स्टेशन किए हैं, बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स और टर्की। तो रशिया का कहना है कि जब यूएस दशकों से न्यूक्लियर वेपन्स अपनी टेरिटरी के बाहर अपनी एलाइड कंट्रीज में रख रहा है, लॉन्च प्लेटफॉर्म्स प्रिपेयर कर रहा है, क्रूज को ट्रेन कर रहा है, तो अब हम भी यही काम क्यों नहीं कर सकते हैं। दोनों साइड से आ रहे क्रिटिसिजम्स और जस्टिफिकेशंस को देखते हुए एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस मूव के बाद कॉन्फ्लिक्ट के एस्केलेट होने की काफ़ी संभावना है। तो अंत में मन में एक सवाल उठता है, क्या आपको लगता है कि यूके के द्वारा इस तरीके के डिप्लीटेड यूरेनियम वेपन्स यूक्रेन को सप्लाई करना अननेसेसरी था और इससे लॉन्ग टर्म में सिविलियन सफ़र करेंगे, इन्वायरमेंटल टॉक्सिसिटी होगी और कॉन्फ्लिक्ट के एस्केलेट होने का भी खतरा है? या फिर आप सोचते हैं कि ये ठीक था और कंबाइंड वेस्ट को यूक्रेन के हाथों को मजबूत करते रहना चाहिए? आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।